how to do the validation, and we have seen that over here we are writing a function called as validate data, and in this we did the validation for username as well as we did the validation for password. So as I said that writing validation for everything, writing validation for every text box is not very good choice within a one function. So can we separate it out by saying this is for validating username and this is for validating the password? Can I separate it out? So yes, we can separate it out. जैसे कि for example over here, if I'm writing a function and name of the function will be validate user name, and ये जो कोड है that we shift into this function. Now will it take care of only validating username? Return false, और यहां से हम क्या करेंगे? रिटर्न ट्रू. तो अभी वैलिडेट यूजर नेम का कोड हमने अलग से लिख दिया. So now if any changes in validation happens for username, तो do we need to change only this particular function? तो yes. और ऐसे ही क्या हम और एक फंक्शन लिख सकते हैं, जैसे कि फंक्शन validate password. So can we write a separate function for validating the password? Right? So we can do that also. So it is not good choice to write everything in single function. तो बेटर कौन सा है? ऐसे ही लिखना है, जैसे मैंने पहले दिखाया था वैसे लिखना ही नहीं है वैभव, ऐसे ही लिखना है. So over here we are writing which function is validate password, right? If you want, I have saved it in separate file. तो लिखना कैसे है? Validate username and validate password separate ही लिखना है. And now over here we will say variable, we will say flag is equal to, एक वेरिएबल लिया हमने और यहां से ये वाला फंक्शन कॉल किया वैलिडेट यूजर नेम. अभी ये जो फंक्शन है वो ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा, बराबर. अभी दूसरा हमने और एक फ्लैग लिया, फ्लैग 1 इज इक्वल टू, और यहाँ पे हमने लिखा वैलिडेट पासवर्ड जो वापस ट्रू और फॉल्स रिटर्न करेगा. और अगर ये दोनों फ्लैग ने ट्रू किया, सो हियर वी आर राइटिंग इफ फ्लैग एंड फ्लैग 1, अगर दोनों फ्लैग ने अगर ट्रू रिटर्न किया, सो हाउ यू कैन राइट इट? इफ फ्लैग एंड फ्लैग 1, तो ही हमें सबमिट करना है, तो यहां से हम रिटर्न क्या करेंगे? ट्रू. एल्स व्हाट वी विल रिटर्न? वी विल रिटर्न फॉल्स, राइट? तो अभी कोड चलेगा कैसे? अभी सबसे पहले ये फॉर्म स्क्रीन पे आएगा एंड नथिंग विल हैपन अनलेस आई क्लिक ऑन सबमिट बटन. अभी ये सबमिट बटन पे अगर हमने क्लिक किया तो सबमिट इवेंट हो जाएगा, और कौन सा फंक्शन कॉल होगा? विच फंक्शन विल बी कॉल्ड? अगर हमने सबमिट बटन पे क्लिक किया तो कौन सा फंक्शन कॉल होगा? वैलिडेट डेटा. फिर कंट्रोल यहां से जंप होके इधर आ जाएगा. अभी वैलिडेट डेटा में हमने कौन सा फंक्शन कॉल किया है? वैलिडेट यूजर नेम. तो यहां से कंट्रोल अभी आ जाएगा यहाँ पे. अभी यूजर नेम में हमने क्या किया है? वी आर सेइंग डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी यूजर नेम डॉट वैल्यू. सो आर वी रिट्रीविंग द वैल्यू ऑफ यूजर नेम टेक्स्ट बॉक्स. अभी ये टेक्स्ट बॉक्स में तो ये फंक्शन में हमने पहले यूजर नेम का वैल्यू रिट्रीव किया.
अभी यूजर नेम का वैल्यू जो है वो कौन से वेरिएबल में आ गया, यू नेम में आ गया। अभी ये यू नेम वेरिएबल में अगर सारे स्पेसेस रहेंगे, या हो सकता है कि ये यूजर नेम में किसी ने पहले थोड़े बहुत स्पेसेस दिए हैं और फिर यूजर वन लिखा है, या फिर ऐसा हो सकता है कि यूजर नेम में किसी ने बराबर यूजर नेम दिया है, बराबर। सो यूजर नेम में यूजर स्पेसेस डाल सकता है, या फिर कुछ स्पेसेस एंड यूजर वन डाल सकता है, या फिर यूजर वन डाल सकता है। सो व्हाइल वैलिडेटिंग, इफ आई यूज दिस ट्रिम फंक्शन, ट्रिम क्या करेगा, ये स्पेसेस को हटा देगा, ये स्पेसेस को हटा देगा। अभी यहाँ पे क्या होगा, ये स्पेसेस को हटा देगा, बराबर, ये स्पेसेस को हटा देगा ट्रिम फंक्शन। अभी यहाँ पे लेंथ 0 हो गई, तो कैन आई से कि यूनेम में यूजर ने सारे स्पेसेस ही डाले थे, कैन आई से कि यूजर यूनेम में यूजर ने सिर्फ स्पेसेस ही डाले थे, और अभी इसका लेंथ 0 हो गया, तो ये एम्प्टी यूजर नेम ही है ना, सारे अगर स्पेसेस है तो ये एम्प्टी यूजर नेम ही है। बट अगर यूजर ने यहाँ पे स्पेसेस और बाद में यूजर वन और इधर यूजर वन ऐसे डाला होगा, तो ये स्पेसेस हमने डिलीट कर दिए, ये स्पेसेस हमने डिलीट कर दिए। अभी लेंथ 0 हुआ क्या, लेंथ 0 हुआ क्या, नहीं हुआ, राइट। सिर्फ उसने क्या किया, एक्स्ट्रा स्पेसेस हटा दिए। तो उसके लिए हमने ट्रिम यूज किया टू अंडरस्टैंड कि स्पेसेस सिर्फ हटाने हैं। सो ट्रिम के बाद अगर लेंथ 0 हुआ, मतलब यूनेम में यूजर ने सिर्फ स्पेसेस दिए हैं, एंड इसीलिए हमने यूजर नेम के एरर मैसेज में क्या डाल दिया, यूजर नेम इज मैंडेटरी, सिर्फ स्पेसेस मत डालो, ब्लैंक मत रखो उसको, और ये गलत है इसलिए यहां से रिटर्न फॉल्स कर दिया। बट अगर ये लेंथ 0 नहीं हुआ, तो ये जो मैसेज अगर पहले दिख रहा रहेगा, तो इसको ब्लैंक कर दिया एंड फिर यहां से रिटर्न ट्रू किया। हैव यू अंडरस्टूड हाउ वी आर यूजिंग यूजर नेम? हमने यूजर नेम एम्प्टी है या नहीं वो चेक किया, राइट। सिमिलरली पासवर्ड, उसके बाद हम इधर वापस आ गए, अगर यूजर नेम बराबर है तो ये ट्रू हो जाएगा, और अगर गलत है तो ये फॉल्स हो जाएगा। फिर हमने वापस किसको कॉल किया, वैलिडेट पासवर्ड। अभी वैलिडेट पासवर्ड करेंगे तो यहाँ पे कर्सर आएगा, और इधर वो रिट्रीव करेगा पासवर्ड की वैल्यू, एंड वापस हमने वही किया, ट्रिम करके उसका लेंथ चेक किया। तो पासवर्ड में भी अगर मैंने सिर्फ स्पेसेस ही दिए रहेंगे तो भी उसका लेंथ 0 हो जाएगा, एंड दिस विल शो द एरर मैसेज दैट पासवर्ड इज मैंडेटरी एंड रिटर्न फॉल्स विल से विल स्टॉप दिस फंक्शन विथ रिटर्निंग फॉल्स। और अगर ये नहीं है तो यहाँ से क्या होगा, रिटर्न ट्रू होगा। अभी ये फ्लैग वन में ट्रू या फॉल्स आएगा, अगर इसने भी ट्रू रिटर्न किया और इसने भी ट्रू रिटर्न किया तो ही हमें बोलना है कि ये वैलिड है। तो ये दोनों अगर ट्रू है तो ही हमने क्या लिखा है इधर, ट्रू लिखा है, और अदरवाइज हमने क्या लिखा है इधर, फॉल्स लिखा है। तो ये दोनों वैलिड होगा तो ही ये रिटर्न ट्रू करेगा, और यहाँ से रिटर्न रिटर्न ट्रू हुआ तो ये सक्सेसफुल सबमिट होगा, और फिर फॉर्म सबमिट होके ये क्लियर हो जाएगा फॉर्म। बट अगर दोनों में से किसी ने भी फॉल्स बोला तो यहाँ पे फॉल्स आएगा, और जैसे ही सबमिट इवेंट फॉल्स बोलता है तो हमारा डेटा सबमिट नहीं होगा। तो दिस इज बेटर वे ऑफ राइटिंग। आर यू क्लियर? दिस इज बेटर वे ऑफ राइटिंग। नाउ इफ आई एम रनिंग दिस पर्टिकुलर कोड, अभी ये कोड अगर हमने रन किया तो लेट्स चेक कि वो करेक्ट चल रहा है या कुछ एरर है हमारे प्रोग्राम में। सो नाउ हियर इफ आई एम कीपिंग बोथ ब्लैंक, और अगर हमने लॉगिन किया तो ये सारे मैसेजेस आ रहे हैं क्या, देखो, यूजर नेम इज मैंडेटरी एंड पासवर्ड इज मैंडेटरी। अभी यहाँ पे मैंने यूजर वन डाला सिर्फ और लॉगिन किया तो ये मैसेज चला गया, पासवर्ड का मैसेज रह गया। अभी अगर मैंने इधर पासवर्ड डाल दिया और यूजर नेम को हटा दिया और लॉगिन किया तो यूजर नेम का मैसेज आया, पासवर्ड का चला गया। और अगर दोनों में हमने करेक्ट डेटा डाला और लॉगिन किया तो दोनों मैसेज चले जाएंगे, यहाँ से डेटा जाएगा सर्वर के पास जो इधर नहीं होना है, और फिर ये फॉर्म भी क्लियर हो गया।
So submit will also clear the form. Yes or no? So this is how you will have to write the validation. और ये validation अभी हमने सिर्फ किसके लिए किया है? टेक्स्ट बॉक्स एम्प्टी अगर चेक करना है तो उसके लिए किया है. ओके, इफ आई वांट टू चेक द टेक्स्ट बॉक्स इज एम्प्टी और नॉट, उसके लिए किया है. जिसके लिए रिक्वायर्ड वैलिडेशन है, बट रिक्वायर्ड वैलिडेशन विल नॉट चेक अगर हमने यहाँ पे सारे स्पेसेस दे दिए तो. एंड इसीलिए अगर आपको डिफॉल्ट रिक्वायर्ड वैलिडेशन नहीं यूज करना है एम्प्टी चेक करने के लिए, तो बेटर वे क्या है, आप इसको ऐसा फंक्शन लिख के ट्रिम करो उसको और फिर उसका लेंथ चेक करो. इट शुड बी इक्वल टू 0 अगर आया मतलब किसी ने मिस्चीवियसली स्पेसेस दिए हैं सारे. ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन चेक फॉर एम्प्टी टेक्स्ट बॉक्स. एनी क्वेश्चंस? यस, आप इधर रेगुलर एक्सप्रेशन यूज कर सकते हो, पैटर्न यूज कर सकते हो, सब कुछ यूज कर सकते हो. रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे यूज करेंगे वो बाद में देखेंगे. कंचन, अगर अलग अलग टेक्स्ट बॉक्सेस रहेंगे तो हर एक टेक्स्ट बॉक्स के लिए पास करना बेटर है ना. हर एक टेक्स्ट बॉक्स के लिए फंक्शन लिखना बेटर है, या फिर आप एक ही वैलिडेट टेक्स्ट बॉक्स ऐसे फंक्शन लिखो और उसको रेफरेंस भेज के ये फंक्शन को जनरलाइज करो, वैसे भी चलेगा. बट उसके लिए फिर आपको लॉजिक लिखना पड़ेगा. ओके. तो हियर वी आर गोइंग टू यूज द वैलिडेट यूजर नेम जिसमें हमने एम्प्टी किया. अभी हर बार अभी तक जो कोड लिखा है उसमें हमने स्क्रिप्ट टैग कहाँ लिखा है, या तो हेड में लिखा है या तो हमने बॉडी में लिखा है, बराबर, या तो हेड टैग में लिखा है या तो बॉडी टैग में लिखा है. बट हैव वी रिटर्न इट इन द HTML पेज इटसेल्फ? हैव वी रिटर्न इट इन HTML पेज इटसेल्फ? यस. तो .html में ही हमने जावास्क्रिप्ट लिखा है. बट अभी बहुत सारा जावास्क्रिप्ट लिखना है तो ये फाइल काफी बड़ा हो जाएगा. एंड व्हाट इफ ये जो फंक्शंस हमने लिखे हैं वो हमें मल्टीपल HTML फाइल में अगर यूज करने हैं तो हमें ये बार बार लिखने पड़ेंगे, बराबर, ये हमें बार बार लिखने पड़ेंगे. तो क्या हम ये फंक्शन एक्सटर्नल फाइल में लिख के वही एक्सटर्नल फाइल बहुत जगह पे यूज कर सकते हैं? तो कर सकते हैं. तो अगर हमें ये पूरे फंक्शंस इधर लिखने के बजाय अगर किसी एक्सटर्नल फाइल में लिखने हैं तो क्या करोगे? सो नाउ हियर आई एम रिमूविंग दिस. ये स्क्रिप्ट टैग में से, स्क्रिप्ट टैग में जो भी हमने लिखा था स्क्रिप्ट टैग के अंदर, वो मैं पूरा यहाँ से अगर मैंने डिलीट कर दिया ये पूरा फाइल, और यहाँ पे व्यू एक्सप्लोरर में जाके अगर हमने यहाँ पे JS फोल्डर है हमारे पास, तो इधर जावास्क्रिप्ट के अंदर मैंने एक नया फोल्डर बनाया और जिसमें लिखा जावा JS या जावास्क्रिप्ट, कुछ भी नाम दे सकते हो आपको जो चाहिए वो. एंड इनसाइड दिस फोल्डर अगर हमने एक नया फाइल बनाया वैलिडेट लॉगिन form.js, ऐसे अगर हमने कोई फाइल बनाया, अभी जावास्क्रिप्ट का एक्सटर्नल फाइल लिखोगे तो उसका एक्सटेंशन क्या होना चाहिए? .js ही होना चाहिए. और इसके अंदर हमने हमारे सारे फंक्शंस डाल दिए. हैव यू सीन? वैलिडेट यूजर नेम इज एम्प्टी और नॉट. यहाँ पे हम लिखेंगे वैलिडेट पासवर्ड इज एम्प्टी और नॉट. एंड यहाँ पे हम लिखेंगे वैलिडेट डेटा. तो ये फंक्शन लिख के हमने फाइल कौन सा बनाया? वैलिडेट लॉगिन form.js. और अगर हमने ये फाइल को सेव कर दिया, अभी ये जो फाइल है उसको वापस सेव एज करते हैं और इधर नाम देते हैं वैलिडेट लॉगिन वैलिडेशन 2.html. तो अभी ये जो वैलिडेट 2.html है इसके अंदर हमने स्क्रिप्ट नहीं लिखा है, और ये कौन सा स्क्रिप्ट है? वैलिडेट लॉगिन form.js.
तो अभी ये स्क्रिप्ट इधर यूज करो, वो कैसे लिखोगे? सो यू विल हैव टू ऐड स्क्रिप्ट टैग, और स्क्रिप्ट टैग में क्या लिखना है? src इज इक्वल टू, और ये जो जेएस फाइल है वो कहाँ पे है, उसका पाथ देना है। सो कहाँ पे है वो? सो हियर वी विल हैव टू राइट इन करंट फोल्डर, इन करंट फोल्डर, कौन सा फोल्डर है? जेएस फोल्डर है, और ये जेएस फोल्डर में कौन सा फाइल है? वैलिडेट लॉगिन फॉर्म फाइल है। तो कैन वी ऐड एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट फाइल ऑल्सो ओवर हियर? कैन वी ऐड एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट फाइल ऑल्सो ओवर हियर? तो कर सकते हैं। सो वी कैन डू दैट। सो ओवर हियर वी आर एडिंग अ स्क्रिप्ट टैग जिसमें हमने ये जावास्क्रिप्ट फाइल लिखा है, एंड इन दिस जावास्क्रिप्ट फाइल, इन दिस जावास्क्रिप्ट फाइल जो भी हमने फाइल दिया है, तो जब हम ये रिटर्न वैलिडेट डेटा करेंगे तो वो देखेगा इधर वैलिडेट डेटा नाम का फंक्शन नहीं है, तो वो कहाँ जाएगा? ये वाले फाइल में जाएगा, और फिर यहाँ पे कौन सा फंक्शन कॉल करेगा? इट विल कॉल दिस फंक्शन विल इन टर्न कॉल दिस फंक्शन एंड दिस फंक्शन। सो विल इट बिहेव इन द सेम वे? सेम ही एग्जीक्यूट होगा क्या? तो सेम ही एग्जीक्यूट होगा। राजेंद्र, यहाँ पे ऑन सबमिट इवेंट को रिटर्न लिखना कंपलसरी है। ओके, तो अभी अगर हमने ये वाला फाइल रन किया, ये फाइल अगर मैंने रन किया, एंड नाउ इफ आई डू नॉट प्रेस एनीथिंग, इज इट वर्किंग इन द सेम वे? अभी यहाँ पे अगर मैंने दिया कुछ user1 और लॉगिन किया तो ये चला गया। अभी इधर भी अगर हमने कुछ डेटा दिया तो ये चला गया, और सबमिट होके ये पूरा फॉर्म क्या हो गया? क्लियर हो गया। सिर्फ हमने यहाँ पे कौन सा जावास्क्रिप्ट यूज किया है? दिस इज विद जावास्क्रिप्ट, external JavaScript. So JavaScript are of two types, internal and external. और अभी आज जो हम देख रहे हैं उसमें हम सिर्फ क्या देख रहे हैं? जावास्क्रिप्ट को वैलिडेशन के लिए कैसे यूज करते हैं, या तो एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट लिख के या फिर इंटरनल जावास्क्रिप्ट लिख के। हाउ टू यूज इट फॉर वैलिडेशन, दैट वी आर लुकिंग इनटू। एनी क्वेश्चंस एनीबडी हैज? जेएस फोल्डर बनाने के लिए अभी ये जावास्क्रिप्ट पे क्लिक किया, और इधर है ना न्यू फोल्डर। कामाक्ष, कैन यू सी? जैसे न्यू फाइल है, इधर न्यू फोल्डर है, राइट? इधर न्यू फोल्डर किया तो एक नया फोल्डर बन जाता है, और अगर हमने न्यू फाइल किया तो नया फाइल बन जाएगा। यस गिरीश, एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट जब आप लिखोगे तो एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट के लिए डॉट जेएस एक्सटेंशन कंपलसरी है। डॉट जेएस इंडिकेट्स जावास्क्रिप्ट, तो गिरीश एक्सटेंशन इज कंपलसरी। यस, एसआरसी से ही लिंक होगा। कोई भी अगर जेएस फोल्डर जावास्क्रिप्ट हमें लिखना है तो उसका एसआरसी से ही लिंक करना है। स्वप्निल, अगर आपके कोड में कुछ एरर आ रहा है तो वो मैं लैब में चेक करूंगी। यस, सीएसएस को लिंक से करना है, टैग लिंक से। सीएसएस अगर है तो लिंक टैग यूज होता है, जावास्क्रिप्ट है तो कौन सा टैग यूज होगा? स्क्रिप्ट टैग यूज होगा। एनी अदर क्वेश्चन?
तो दिस इज योर जावास्क्रिप्ट फाइल। जावास्क्रिप्ट में स्क्रिप्ट टैग नहीं ऐड करना है, सिर्फ क्या लिखना है, फंक्शंस लिखना है। यस ओंकार, स्क्रिप्ट टैग एसआरसी जावास्क्रिप्ट के लिए है, लिंक टैग एचरेफ सीएसएस के लिए है। लिंक टैग हेड टैग में ही आता है, स्ट्रिंग स्क्रिप्ट टैग कहीं पे भी आ सकता है, हेड में भी चलेगा या फिर बॉडी में भी चलेगा। जब हमने ये जेएस फाइल लिखा उसके अंदर हमने स्क्रिप्ट टैग नहीं लिखा। ओके तो ऋषिकेश, अगर आपको प्लेस होल्डर में मैंडेटरी लिखना है तो यू कैन गो टू HTML पेज, और यहाँ पे इनपुट टाइप टेक्स्ट में कौन सा एट्रीब्यूट हम यूज करते हैं, कैन यू टेल मी? अगर हमें यहाँ पे प्लेस होल्डर डालना है तो कौन सा एट्रीब्यूट आप यूज करते हो? प्लेस होल्डर, तो उसमें लिखो मैंडेटरी, ऐसा कीवर्ड लिखो। ओके सो दिस इज हाउ वी डू सिंपल वैलिडेशन, टेक्स्ट बॉक्स एम्प्टी है या नहीं है। अभी यहाँ पे अगर हमें जब कंडीशन चेक करना था तो इनसाइड फंक्शन वी यूज इफ स्टेटमेंट। तो हाउ टू यूज इफ स्टेटमेंट इन जावास्क्रिप्ट इज आल्सो क्लियर टू ऑल ऑफ यू। So this is how you can use if statement in JavaScript. So now you remember, हमने एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी लिखा था, बड़ा सा। एंड ये जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है उसमें हमने नेम डाला था, एज डाला था, एड्रेस डाला था, ईमेल। अभी इसमें तो हमने सारे वैलिडेशंस डाले हुए हैं, राइट? इसमें तो हमने रिक्वायर्ड डाला हुआ है। सो नाउ हियर इफ आई ट्राई टू प्रेस लॉग इन, इमीडिएटली आएगा एंटर फाइल नेम। तो ये हमने रिक्वायर्ड, प्लेस होल्डर, ये सब कुछ हमने इसमें यूज किया है। बट when I'm showing this particular when I'm showing this form, अभी यहाँ पे ये वाले रेडियो बटन जो है वो सिलेक्टेड आ रहे हैं। वो क्यों आ रहे हैं सिलेक्टेड? क्योंकि हमने यहाँ पे चेक्ड लिखा है, बराबर। सो अभी ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म अगर हमने खोला तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म में हमने नेम वगैरह के लिए जो टेक्स्ट बॉक्स यूज किया है उसमें हमने रिक्वायर्ड यूज किया है, मिन लेंथ यूज किया है। यू रिमेम्बर ये वैलिडेशंस हमने ऑलरेडी डाले थे, जैसे कि रिक्वायर्ड, मिन लेंथ, मैक्स लेंथ एंड ऑटो फोकस। ऑटो फोकस की वजह से कर्सर आ रहा है, प्लेस होल्डर की वजह से ये टेक्स्ट दिख रहा है, एंड रिक्वायर्ड की वजह से वो चेक करता है कि वो एम्प्टी नहीं है ना। सो हमने यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स में ये रिक्वायर्ड यूज किया है, और यहाँ पे रेडियो बटन में हैव यू नोटिस ये चेक यूज किया है। बट अगर हमने ये चेक यूज नहीं किया और ये वाले रेडियो बटन में भी अगर हमने चेक यूज नहीं किया तो इज इट पॉसिबल, अभी ये जो फॉर्म दिख रहा है वो अगर मैंने एंटर किया तो इट विल नॉट सिलेक्ट एनी जेंडर, और इट विल नॉट सिलेक्ट एनी डिग्री, और इट विल नॉट सिलेक्ट एनी हॉबीज, या फिर ये वाला भी एम्प्टी हो सकता है, बराबर। अगर इधर से यही दिखा सिलेक्ट वन सिटी, सो नथिंग इज सिलेक्टेड, तो ये एम्प्टी वैल्यूज जा सकते हैं। अभी इसको कैसे चेक करेंगे कि इसको एटलीस्ट वन रेडियो बटन सिलेक्ट होना ही चाहिए, या फिर चेकबॉक्स में अगर मुझे चाहिए कि मिनिमम 3 चेक बॉक्सेस सिलेक्ट करने ही है, आई वांट दैट एटलीस्ट 3 चेक बॉक्सेस शुड बी चेक्ड। तो ये टाइप का वैलिडेशन तो अपने आप HTML5 में नहीं होगा। तो ऐसे टाइप का वैलिडेशन अगर हमें करना है तो we will have to write the code for that. Okay, we will have to write the code for that, जावास्क्रिप्ट लिखना पड़ेगा। तो अभी यहाँ पे अगर हमें जेंडर का लिखना है या फिर डिग्री का लिखना है या फिर हॉबीज का लिखना है तो हाउ विल यू राइट? सो वो कब करना है? व्हेन दिस वैलिडेशन शुड हैपन,
व्हेन वी क्लिक ऑन लॉगिन तो वैलिडेशन होना चाहिए, बराबर। व्हेन वी क्लिक ऑन लॉगिन तो वैलिडेशन होना चाहिए। सो हाउ विल यू राइट इट? अभी यहाँ पे अगर आपने देखा, सो आई विल सेव दिस पर्टिकुलर फाइल in our JavaScript folder. ये वाला फाइल अभी मैं जावास्क्रिप्ट फोल्डर में कॉपी कर लेती हूँ। एंड ये जो जावास्क्रिप्ट फोल्डर में रजिस्ट्रेशन फाइल है उसमें हम अभी वैलिडेशन डालेंगे। अभी ये वैलिडेशन अगर हमें डालना है तो ये जो लॉगिन फॉर्म है, लॉगिन बटन है, उसका टाइप क्या है? सबमिट है। तो ऑन सबमिट इवेंट कब होता, कहाँ होता है? फॉर्म पे होता है। और अगर इसका टाइप बटन होगा, इसका टाइप अगर बटन होगा तो फंक्शन कहाँ कॉल होना चाहिए? ऑन क्लिक। तो ये बटन सबमिट टाइप का रहेगा तो वही फंक्शन हमें ऑन क्लिक पे कॉल करना है। और ये बटन अगर सबमिट टाइप का रहेगा तो हमें वही फंक्शन कहाँ पे कॉल करना है? फॉर्म टैग में। फॉर्म टैग में यहाँ पे वी विल हैव टू राइट ऑन क्लिक इज इक्वल टू, और इधर हमें फंक्शन लिखना पड़ेगा वैलिडेट डेटा। ओके, इधर हमें फंक्शन लिखना पड़ेगा वैलिडेट डेटा। क्लियर? सो वो हियर वी आर राइटिंग ऑन क्लिक, और यहाँ पे अगर हमने फंक्शन किया है, सॉरी, यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा ऑन सबमिट। और ऐसे फंक्शन अगर कॉल किया तो ये गलत है, इधर क्या लिखना कंपलसरी है? इधर क्या लिखना कंपलसरी है? रिटर्न। एंड दिस रिटर्न इज रिक्वायर्ड ओनली फॉर विच इवेंट? ऑन सबमिट इवेंट। ये सिर्फ किसके लिए लगता है? ऑन सबमिट इवेंट के लिए लगता है। तो अभी ये हमें फंक्शन लिखना पड़ेगा वैलिडेट डेटा। तो इधर हमने स्टाइल टैग डाला है। वैसे ही हम क्या यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग भी डाल सकते हैं? तो डाल सकते हैं, और इसके अंदर अगर हमने फंक्शन लिखा वैलिडेट डेटा, आपके फाइल में कुछ भी एरर्स अगर आ रहे रहेंगे तो दैट यू कैन शो मी इन द लैब, नॉट नाउ। सो हियर वी आर राइटिंग फंक्शन वैलिडेट डेटा। क्षितिजा, सोनाली, अगर आपके फाइल में कोई भी एरर आ रहा है तो यू विल हैव टू शो इट टू मी इन द लैब। सो यहाँ पे हमने लिखा है ऑन सबमिट, और इधर हमने लिखा है रिटर्न, एंड वी आर गिविंग कॉल टू द फंक्शन कॉल्ड एज वैलिडेट डेटा। तो ये फंक्शन हमने किया इधर वैलिडेट डेटा। नाउ एज आई सेड कि सारे फंक्शन एक साथ नहीं लिखने हैं, तो कैन वी राइट हियर फ्लैग, और फ्लैग में यहाँ पे कैन वी राइट वैलिडेट जेंडर डेटा, ऐसे हम कर सकते हैं क्या? वैलिडेट जेंडर डेटा, ये हम कर सकते हैं क्या? यस, कर सकते हैं। तो ये फंक्शन लिखना पड़ेगा अभी वैलिडेट जेंडर डेटा। और इधर अगर ये वैलिडेट जेंडर डेटा ने ट्रू रिटर्न किया तो कैन आई राइट हियर इफ फ्लैग देन रिटर्न ट्रू एल्स रिटर्न फॉल्स। अभी एक ही लाइन अगर इफ एल्स में रहेगी तो बिगिन एंड डालना कंपलसरी नहीं है। तो बिगिन एंड डालना कंपलसरी नहीं है। और अगर मल्टीपल लाइंस रहेंगे तो बिगिन एंड एंड डालना कंपलसरी है। तो नाउ आर वी डूइंग रिटर्न ट्रू फ्रॉम हियर, एंड अगर नहीं हुआ तो रिटर्न फॉल्स। तो इधर अभी हमें एक फंक्शन लिखना पड़ेगा। इधर हमें एक फंक्शन लिखना पड़ेगा।
अभी ये जो फंक्शन है उसमें हमें करना क्या है, तो वी वांट टू सिलेक्ट दिस पर्टिकुलर रेडियो बटन। तो ये जो हमारा रेडियो बटन है, तो इसमें काफी सारे रेडियो बटन है, बराबर। तो हमें चेक करना है कि ये रेडियो बटन चेक्ड है क्या, ये रेडियो बटन चेक्ड है क्या, ये रेडियो बटन चेक्ड है क्या। तो तीनों में से एक ही चेक होना चाहिए। अभी रेडियो बटन ये जो एलिमेंट है उसको वैल्यू तो इधर हमने असाइन किया हुआ ही है, बराबर। तो अगर मैंने ये रेडियो बटन का रेफरेंस लिया तो हाउ आई विल बी एबल टू टेक द रेफरेंस ऑफ दिस रेडियो बटन, कैसे ले सकते हैं, गेट एलिमेंट बाय आईडी से। एंड अगर डॉट वैल्यू किया तो क्या आएगा, डॉट वैल्यू किया तो क्या आएगा, बी आएगा। वैसे ही अगर हमने इसका आईडी लिया और डॉट वैल्यू किया तो क्या आएगा, बी टेक आएगा। और इसका आईडी लिया तो और वैल्यू किया तो क्या आएगा, एम टेक आएगा। और अगर ऐसे 10 रेडियो बटन रहेंगे तो हर एक के लिए गेट आईडी डॉट वैल्यू करना पड़ेगा। एंड ये जो रेडियो बटन है उसका वैल्यू पहले से ही असाइन रहता है। तो दिस वैल्यू नेवर टेल्स मी कि ये रेडियो बटन सिलेक्टेड है या नहीं है। ओके, इट नेवर टेल्स मी कि ये रेडियो बटन सिलेक्टेड है या नहीं है। तो ये जो रेडियो बटन है वो, और चेकबॉक्स जो है वो, उसमें एक और एक प्रॉपर्टी रहती है अदर देन वैल्यू। ओके, अदर देन वैल्यू देर इज अनदर प्रॉपर्टी अवेलेबल कॉल्ड एज checked. ओके, देर इज अनदर प्रॉपर्टी कॉल्ड एज checked. और ये चेक्ड प्रॉपर्टी अगर हमने चेक किया तो दैट विल टेल मी ट्रू अगर वो चेक किया है तो। और अगर ये अनचेक्ड है तो चेक्ड प्रॉपर्टी क्या करेगा, फॉल्स करेगा। ओके, सो रेडियो बटन के लिए हम वैल्यू प्रॉपर्टी यूज नहीं करते हैं, टेक्स्ट बॉक्स के लिए सिर्फ वैल्यू प्रॉपर्टी होगा। रेडियो बटन चेक्ड है या नहीं चेक्ड है वो चेक करने के लिए, या चेक बॉक्स चेक्ड है या नहीं है वो चेक करने के लिए वी हैव टू यूज द प्रॉपर्टी कॉल्ड एज चेक्ड। तो फिर अभी हमें इसकी चेक्ड प्रॉपर्टी चेक करनी है, इसकी करनी है, इसकी करनी है। तो ऐसे 10 रेडियो बटन रहेंगे तो 10 बार लिखना पड़ेगा, विच इज टीडियस जॉब। बट रेडियो बटन में कॉमन क्या है, रेडियो बटन में कॉमन क्या है, नेम। तो कैन आई राइट हियर गेट एलिमेंट्स बाय नेम, और ये मुझे एक की जगह पे 3 रेडियो बटन देंगे विच विल बिकम अ एरे, विच विल बिकम अ एरे, राइट। क्योंकि अभी हमारे पास मल्टीपल एलिमेंट्स आ रहे हैं तो ये एरे बनेगा। एंड देन एरे के थ्रू हम नेविगेट करके, एरे के थ्रू हम नेविगेट करके फिर देखेंगे कि कौन सा चेक्ड है और कौन सा चेक्ड नहीं है, बराबर। तो कैसे लिखोगे ये कोड, सो फॉर दैट अभी आई शुड नो द नेम ऑफ रेडियो बटन। तो ये नेम प्रॉपर्टी सारे रेडियो बटन का सेम रहता है। तो कैन वी यूज दैट प्रॉपर्टी टू गेट रेफरेंस टू ऑल द रेडियो बटन्स इन वन एरे, तो यस। तो अभी यहाँ पे अगर हमने लिखा जेन ए आर आर इज इक्वल टू, और इधर हमने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, नाउ इंस्टेड ऑफ आईडी वी आर गोइंग टू यूज नेम। बट अभी जब हम ये नेम यूज करेंगे तो बहुत सारे आने वाले हैं। तो ये फंक्शन का नाम क्या है, ये फंक्शन का नाम क्या है, गेट एलिमेंट्स बाय नेम, राइट, गेट एलिमेंट्स बाय नेम। तो यहाँ पे हमें एस लिखना भूलना नहीं है, अदरवाइज आपका कोड बराबर नहीं चलेगा। अभी गेट एलिमेंट्स बाय नेम के बाद इधर हमें देना है नेम यूजिंग विच वी विल गेट रेफरेंस टू ऑल द रेडियो बटन्स। और अभी एक बार हमारे पास रेफरेंस आ गया, एक बार हमारे पास रेफरेंस आ गया तो कैन वी नेविगेट थ्रू इट, कैन वी नेविगेट थ्रू इट, तो क्या यूज करना पड़ेगा, तो क्या यूज करना पड़ेगा, फॉर लूप यूज कर सकते हैं, परफेक्ट। तो जैसे जावा में फॉर लूप यूज करते हो एग्जैक्टली सेम वैसे ही करना है। तो कैन आई राइट हियर फॉर जे फॉर आई इक्वल टू 0, आई लेस देन, अभी एरे का लेंथ कैसे आएगा, जिन ए आर आर डॉट लेंथ। एंड फिर यहाँ पे क्या करना है, आई प्लस प्लस,
ओके अभी चेक कैसे करोगे? सो नाउ आई विल हैव टू राइट जेन ARR of I. Will it give me ith element of the gen ARR? Dot which property we have to check is? Which property we have to use is checked property. So here we are writing if gen ARR of I dot checked. अभी ये अगर ट्रू है तो इसलिए चेक्ड इक्वल टू ट्रू नहीं लिखना है. सो चेक्ड विल बिकम ट्रू अगर ये चेक्ड है एंड इट विल बिकम फॉल्स तो ये अगर ये अनचेक्ड है. नाउ वी वांट टू चेक कि इसमें से मिनिमम 1 रेडियो बटन हैज टू बी सिलेक्टेड एंड इसीलिए यहाँ पे वी आर नेविगेटिंग थ्रू दिस. अभी यहाँ पे एक भी बटन अगर चेक्ड आया तो कैन आई से हियर रिटर्न ट्रू? कैन आई से हियर रिटर्न ट्रू? तो यहां से अगर मैंने रिटर्न ट्रू किया इसका मतलब हमारा सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ, बराबर. और अगर नहीं मिला तो अगर हमें एक भी नहीं मिला अगर एक भी नहीं मिला तो वो फॉर लूप से बाहर आ जाएगा यहाँ पे. तो यहाँ से कैन आई से रिटर्न फॉल्स. तो यहाँ से क्या हम लिखेंगे? रिटर्न फॉल्स. तो फॉर लूप से हम बाहर आ गए इसका मतलब यहाँ से रिटर्न नहीं हुआ है, बराबर. फॉर लूप से हम बाहर आ गए इसका मतलब यहाँ से रिटर्न नहीं हुआ है. तो एक भी रेडियो बटन हमें चेक नहीं मिला तो यहाँ पे हम करेंगे रिटर्न फॉल्स. अभी इधर से रिटर्न फॉल्स किया तो इधर भी रिटर्न फॉल्स होगा और फॉर्म सबमिट नहीं होगा. बट यूजर को कैसे पता चलेगा कि क्यों नहीं सबमिट हुआ? तो यूजर को मैसेज दिखाना पड़ेगा क्या? एरर मैसेज दिखाना पड़ेगा यूजर को. यस. और ये मैसेज अगर हमें वो रेडियो बटन्स के बाजू में दिखाना है तो शैल वी नीड टू टेक वन मोर टीडी इन दैट रो? तो इसीलिए अभी ये जो जेंडर हमने लिखा है उसके बाजू में हम और एक टीडी लिखेंगे और ये टीडी को कुछ आईडी देंगे और ये आईडी हमें याद रखने के लिए हम कुछ स्टैंडर्ड यूज करेंगे. सो कैन आई राइट हियर जेन ERR सम आईडी वी विल गिव. और ये आईडी अगर हमने बराबर से स्टैंडर्ड फॉलो करके यूज किया तो हमें याद रखना इजी होता है. एंड इसीलिए ओवर हियर बिफोर आई से ट्रू क्या लिखना पड़ेगा? इधर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी. और कौन सा आईडी लेना है? जेन ERR. परफेक्ट. और कौन सा प्रॉपर्टी यूज करना है? इनर HTML. और यहाँ पे क्या लिखना है? यहाँ पे क्या लिखना है? प्लीज सिलेक्ट 1 रेडियो बटन. तो मिनिमम एक रेडियो बटन सिलेक्ट करना ही है या फिर प्लीज सिलेक्ट जेंडर. अभी रेडियो बटन हमने दिया है तो उसकी वजह से एक ही सिलेक्ट करना तो हो ही जाएगा. तो इधर हमें क्या लिखना पड़ेगा? प्लीज सिलेक्ट जेंडर. और ये जो हम इधर रिटर्न यहां से अगर रिटर्न ट्रू नहीं हुआ तो आर वी गोइंग टू रीच योर? अगर नहीं मिला तो हमें मैसेज दिखाना है. तो आर वी गोइंग टू ऐड मैसेज ओवर हियर एंड देन वी आर राइटिंग रिटर्न फॉल्स. तो अगर फॉल्स से बाहर आ गए फॉर से बाहर आने के बाद हमें पता चलने वाला है, बराबर. तो इसलिए यहाँ पे हमने मैसेज डाला और इधर हमने लिखा रिटर्न फॉल्स. और अगर एक भी जगह पे ये मिला तो फिर क्या करना है? तो इसको ब्लैंक कर देना है एंड रिटर्न ट्रू करना है. सो विल इट टेक केयर ऑफ वैलिडेटिंग जेंडर? विल इट टेक केयर ऑफ वैलिडेटिंग जेंडर? तो यस. तो अभी ये सेव किया मैंने एंड नाउ इफ वी ट्राई टू रन इट तो अभी इधर अगर मैंने लॉगिन पे क्लिक किया
और जेंडर सिलेक्ट नहीं किया तो सबसे पहले रिक्वायर्ड हो रहा है, तो यहाँ पे हमने कुछ नाम डाला, अगर कुछ एज डाला, फिर कुछ एड्रेस डाला। अभी वापस लॉगिन करके देखते हैं, तो मोबाइल नंबर इज ऑल्सो मैंडेटरी 78910। तो इधर हमारा 789 था, राइट, 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये है हमारा फॉर्मेट। अभी ईमेल जब देंगे तो @ लिखना कंपलसरी है। ईमेल जब हम लेंगे तो @ लिखना कंपलसरी है। ओके, नाउ इफ आई एम सिलेक्टिंग ज्वाइनिंग डेट, तो ये ज्वाइनिंग डेट भी हमने सिलेक्ट किया। अभी लॉगिन किया तो क्या हो रहा है, सबमिट हो रहा है। तो वी विल हैव टू चेक कि कहाँ पे एरर हो रहा है, व्हाई इट इज नॉट गिविंग कॉल टू दैट फंक्शन, वो हमें चेक करना पड़ेगा। राइट, तो व्हाई इट इज नॉट वर्किंग वो हमें चेक करना पड़ेगा। सो नाउ हियर इफ आई एंटर समथिंग और लॉगिन पे मैंने क्लिक किया, तो एरर आ रहा है या नहीं, दैट वी विल, व्हाई इट इज नॉट गेटिंग कॉल्ड, दैट वी विल हैव टू चेक। तो अभी ये चेक करने के लिए आई डोंट वांट टू सबमिट दैट फॉर्म समवेयर, राइट। तो चेकिंग करने के लिए हम क्या करेंगे, अभी इंस्टेड ऑफ ऑन सबमिट टेम्पररीली, जस्ट फॉर चेकिंग पर्पस, यहाँ पे हम सबमिट टाइप को क्या चेंज कर देंगे, बटन चेंज कर देंगे। और फिर यहाँ पे कौन सा इवेंट कॉल करेंगे, यहाँ पे कौन सा इवेंट कॉल करेंगे, ऑन क्लिक। अभी ऑन क्लिक इवेंट में कौन सा फंक्शन कॉल करना है, वैलिडेट डेटा फंक्शन को कॉल करना है। ओके, एक बार चेक करते हैं वापस, मैंने सेव नहीं किया था क्या। तो इट इज गेटिंग सबमिटेड, तो लेट्स चेक कि क्यों नहीं हो रहा है। तो ये एक्शन भी हटा देते हैं अभी, सो दैट इट विल नॉट गो टू द नेक्स्ट पेज। नहीं, ये जावास्क्रिप्ट वाला ही है, कैन यू सी, ये HTML डेमोज वाला मैंने बंद कर दिया, ये जावास्क्रिप्ट वाला ही है। अभी ये एक्शन भी मैं हटा रही हूँ। एंड अगर कंफ्यूजन है ऐसे लग रहा है, ओ ओके, यू मीन टू से यहाँ पे, ओके ये वाला ओपन करूँ अभी, दिस इज आई एम ओपनिंग। अभी इसके अंदर का मैंने एक्शन और सबमिट इवेंट हटा दिया, और यहाँ पे हमने अभी कौन सा किया है, टेम्पररीली टाइप इज इक्वल टू बटन, जस्ट फॉर चेकिंग कि ये रन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो नाउ हियर इफ आई एम रनिंग इट ऑन द सर्वर, और फिर यहाँ पे हमने कुछ नाम डाला, कुछ एज डाला, कुछ एड्रेस डाला, फिर 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे कुछ तो भी डाला। अभी नाम दिया, तो यहाँ पे अभी एड्रेस दिया। नाउ इफ आई क्लिक ऑन लॉगिन बटन, तो इज इट शोइंग मी द फाइल, आई थिंक मैंने वो रीलोड नहीं किया था पेज, ये जावास्क्रिप्ट डेमो का रन कर रहा है अभी। सो इज इट शोइंग मी जेंडर का मैसेज हियर, एंड इफ आई सिलेक्ट एनी वन ऑफ इट एंड इफ आई क्लिक ऑन लॉगिन, तो वो मैसेज चला जाएगा। अभी हमने टाइप बटन सबमिट किया है, इसलिए ये पेज ये ऐसे ही रह रहा है, इट इज नॉट गोइंग इन टू द नेक्स्ट पेज। सो हैव यू अंडरस्टूड। अगर हमने यहाँ पे कुछ दिया और मोबाइल नंबर डाला 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर हमने कुछ ईमेल डाला, और कुछ अगर हमने डेट डाला, और अगर हमने जेंडर सिलेक्ट नहीं किया, तो इज इट शोइंग मी मैसेज।
और अगर हमने कुछ सिलेक्ट किया और लॉगिन किया तो इज इट गोइंग अवे? तो यस। अभी ऐसे ही इसके लिए भी करना है, डिग्री के लिए ही भी लिखना है. सो कैन यू टेल मी हाउ विल यू राइट इट फॉर डिग्री? अभी डिग्री के लिए अगर करना है तो डिग्री के लिए अगर करना है तो ऐसे ही लिखना पड़ेगा ना, जैसे अभी हमने जेंडर का लिखा है. सो नाउ कैन यू पुट योर आंसर्स इन द चैट बॉक्स? कैसे लिखोगे डिग्री के लिए? सपोज यहाँ पे हमने लिखा वैलिडेट डिग्री. कैसे लिखोगे? कैन यू पुट योर आंसर्स इन द चैट बॉक्स? आई एम वेटिंग. कैन यू पुट इट इन द चैट बॉक्स? ये जो है इधर, ये जेंडर का है. नाउ आई वांट यू टू राइट फॉर डिग्री. क्विकली राइट इट डाउन एंड पुट इट इन द चैट बॉक्स. आई एम वेटिंग. Put your answers in the chat box. I'm waiting. So many people have written it rightly in the chat box. तो कैसे लिखोगे अभी? Many of you have put some text in the chat box. बहुत कुछ कुछ लोगों ने correctly लिखा है. So over here, if I am writing function validate degree, अगर हमने यहाँ पे लिखा function validate degree, now can we use a loop over here? For loop use कर सकते हैं, right? अभी इधर भी हमें क्या करना है? First of all, we will have to take a variable. So suppose अभी मैंने इधर लिखा var and इधर लिखा degree array. ये अगर हमने लिखा is equal to, और इधर हमने कैसे किया? document dot get elements by name, get elements by name, और इधर name लिखा
नेम हमने क्या दिया है, डिग्री दिया है, बराबर. सो नाउ हियर वी डोंट वांट टू टेक द वैल्यू. हैव यू सीन, हमने यहाँ पे सिर्फ रेफरेंसेस लिए हैं. सो आर वी गैदरिंग रेफरेंसेस एंड पुटिंग इट इनटू डिग्री ARR? Are we gathering references and putting it into degree ARR? तो yes. अभी यहाँ पे we are writing a for loop, और for loop में हमने क्या लिखा इधर, int I equal to 0, ये लूप लिखा, बराबर. तो ये जो लूप है, इन दिस वी आर रिट्रीविंग one वैल्यू फ्रॉम द one वैल्यू इन द from the array, but in JavaScript there is another loop is also available for arrays. तो अभी पहले हम नॉर्मल सा लूप लिखेंगे और फिर हम दूसरा लूप लिखेंगे for each, जिसमें हम एरे के थ्रू नेविगेट कर सकते हैं, जैसे आपने जावा में भी यूज किया है for each loop, राइट? जैसे आपने for each loop जावा में भी यूज किया है, तो वही लूप अगर हमें यूज करना है तो how will you use that we are going to see. So here how you will write int I equal to 0, I less than what is name of our array is degree ARR dot length, और यहाँ पे हमने क्या किया, I plus plus. Where I equal to 0, I less than degree dot length and I plus plus. और फिर हम यहाँ पे चेक कैसे करेंगे, if degree ARR of I dot checked, which property we want to check is checked. If it is equal to ट्रू वापस नहीं लिखना है, इफ चेक्ड देन व्हाट वी वांट टू डू, तो फिर हमें ये मैसेज दिखाना है और हमें रिटर्न ट्रू करना है. सो ये मैसेज दिखाने के लिए यहाँ पे हमें प्लेस होल्डर पहले लेना पड़ेगा डिग्रीज के बाजू में. तो शैल वी ऐड वन TD हियर, वी विल ऐड वन TD हियर, और यहाँ पे हमने लिखा है डिग्री ERR, राइट? तो अभी मैसेज किस में डिस्प्ले करना है हमें, सो वी शुड बी एबल टू डिस्प्ले द मैसेज ओवर हियर. कैसे लिखेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और इधर आईडी क्या लिखना है, डेग ERR डिग्री का एरर मैसेज डॉट इनर HTML इज इक्वल टू, और इधर लिखना क्या है, प्लीज सिलेक्ट डिग्री यहाँ पे एम्प्टी करना है इसको, क्योंकि एक सिलेक्ट किया हुआ है, और फिर इधर क्या करना है, रिटर्न ट्रू. और अगर एक भी जगह पे रिटर्न नहीं हुआ तो हम इधर आ जाएंगे, और इधर हमें क्या करना है, मैसेज दिखाना है, प्लीज सिलेक्ट डिग्री, और फिर इधर क्या करना है, रिटर्न फॉल्स. सो इज इट सिमिलर व्हाट वी रोट, सेम ही है लॉजिक हमारा, इज इट सिमिलर व्हाट वी रोट. So yes, it is similar what we wrote. Only the thing is, instead of gender, instead of gender, we have taken degree, right? अभी इसके जगह पे और एक लूप हम यूज कर सकते हैं, एंड दैट इज नथिंग बट फॉर ईच लूप, जिसको हम फॉर ईच लूप बोलते हैं.
Now when you want to use for each loop, so there are two for each loops are available. One is for array and another one is for object. अभी जावास्क्रिप्ट में देर आर टू फॉर इच लूप. वन इज कॉल्ड एज फॉर एरे एंड अनदर वन इज कॉल्ड एज फॉर ऑब्जेक्ट. अभी आज दिखाऊंगी एरे का. सो एरे के लिए हमने ये नॉर्मल फॉर इच लूप फॉर लूप लिखा, राइट, जिसमें हमने आई का वैल्यू लिया है. नाउ इंस्टेड ऑफ दिस अगर हमें फॉर इच लूप यूज करना है तो कैसे लिखोगे? सो इधर हमें लिखना है फॉर, और इधर हम एक वेरिएबल लेंगे फॉर वेरिएबल ओबी इन ओबी ऑफ. और कौन सा एरे है हमारे पास? नाउ हियर इफ आई एम राइटिंग डिग्री ARR, और अगर हमने यहाँ पे अभी लिखा सिर्फ अलर्ट करेंगे और इधर हम लिखेंगे ओबी. ओके, सिर्फ अलर्ट करेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे ओबी. नाउ इफ आई एम सेविंग दिस फाइल एंड यहाँ पे अगर मैंने रन किया, कुछ वैल्यू डाला इधर, कुछ एज डाला, एड्रेस डाला, मोबाइल नंबर डाला, कुछ ईमेल डाला एंड कुछ डेट ऑफ ज्वाइनिंग डाला और जेंडर सिलेक्ट किया. अभी अगर हमने लॉगिन पे क्लिक किया तो डिग्री सिलेक्ट होने वाला है. नाउ इफ आई क्लिक ऑन लॉगिन, इज इट शोइंग मी ऑब्जेक्ट HTML एलिमेंट? तो पहला ऑब्जेक्ट दिखाया, फिर दूसरा ऑब्जेक्ट दिखाया, फिर तीसरा ऑब्जेक्ट दिखाया, फिर चौथा ऑब्जेक्ट दिखाया. सो इज इट शोइंग मी ऑल द ऑब्जेक्ट्स वन बाय वन? डायरेक्टली ऑब्जेक्ट दे रहे हैं क्या? फॉर ईच में डायरेक्टली ऑब्जेक्ट दे रहे हैं क्या? सो इंस्टेड ऑफ रिट्रीविंग दिस ऑब्जेक्ट by using I index, यहाँ पे can I retrieve one object directly over here? Right? Can I select directly over here? अभी वापस हमने लॉगिन किया तो वापस हमें एक 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 ऑब्जेक्ट देगा क्या? देखो, ओके, तो हर बार देगा. अभी यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट आ रहा है. नाउ हियर how if I am getting the object, can I directly write if ob.checked instead of ARR of I, can I directly write ob.checked? ऐसे ही फॉर लूप आप जावा में भी यूज करते हो फॉर ईच लूप एरे लिस्ट से नेविगेट करने के लिए, बराबर ऐसे ही करते हैं. और अभी यहाँ पे हमने लिखा if ob.checked, अगर ये चेक्ड है तो करना वही है, सिर्फ तरीका लिखने का अलग है. तो जब भी हमें एरे के थ्रू नेविगेट करना है और अगर हमें पोजीशन नहीं पता करनी है तो दिस इज बेटर वे ऑफ राइटिंग, क्योंकि इंडेक्स की जरूरत नहीं है. और अगर ये लूप में से हम रिटर्न नहीं हुए तो हम इधर आएंगे तो हमें यहाँ पे मैसेज दिखाना है एंड देन वी विल हैव टू से रिटर्न फॉल्स. क्लियर ऑल ऑफ यू? सो दिस इज वन वे ऑफ राइटिंग फॉर लूप. This is another way of writing for loop. So this is for each loop. This is normal for loop. Any questions still here? अभी ऐसे ही हमें चेक बॉक्सेस यूज करने हैं. ऐसे ही अगर हमें चेक बॉक्स में चेक करना है तो कैसे लिखोगे? अभी चेक बॉक्स में हमें चेकिंग क्या करना है? चेक बॉक्स में हमें चेकिंग करना है कि दो चेक बॉक्सेस सिलेक्ट किए हैं क्या. सो आई एम वेटिंग, क्विकली राइट योर कोड फॉर चेक बॉक्सेस इन द चैट बॉक्स. चेक बॉक्सेस हमें चेक करने हैं दैट मिनिमम 2 हैज टू बी सिलेक्टेड. मिनिमम 2 हैज टू बी सिलेक्टेड.
Put your entire code in the chat box. I'm waiting for 5 minutes. Put your entire code in the chat box. All of you put your answers in the chat box. I can see hardly 2-3 people are writing. All of you put your answers in the chat. All of you put your answers in the chat box. I can see hardly 2-3 people are writing the answer. I can see 200 people in the class, more than 200. Put your answers in the chat box. I'm waiting.
So for hobbies also check boxes are many. So can I use name for retrieving all the hobbies? Can we use name for retrieving hobbies? तो yes, अभी ये जो हमने यूज किया है यहाँ पे, over here we are checking for the degree. Okay, validate gender and validate degree. तो ये एक बार रन करके देखती हूँ. So now here एंटरिंग नेम, फिर ये एड्रेस डाला हमने, फिर मोबाइल नंबर डाला, ईमेल डाला, डेट सिलेक्ट किया. नाउ इफ आई डोंट सिलेक्ट जेंडर एंड डिग्री, नाउ आई एम क्लिकिंग ऑन वैलिडेट, इज इट शोइंग फॉर बोथ? प्लीज सिलेक्ट जेंडर एंड प्लीज सिलेक्ट डिग्री. नाउ इफ आई सिलेक्ट जेंडर एंड इफ आई क्लिक ऑन लॉग इन, इज इट शोइंग स्टिल फॉर डिग्री? तो यस, अभी ये डिग्री सिलेक्ट किया और लॉग इन किया तो दोनों मैसेजेस चले गए. Now we have to write for hobbies, right? We have to write for hobbies. So hobbies के लिए shall we write one more function over here? Function validate hobbies. और hobbies के लिए अभी वापस हमें document.getElements by name से array लेना पड़ेगा. So can I write here hobby array is equal to document.getElements by name. और यहाँ पे नेम कौन सा यूज करना है? हॉबीज. यहाँ पे नेम कौन सा सिलेक्ट करना है? हॉबीज, राइट? और फिर ओवर हियर वी आर राइटिंग डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय नेम. हॉबीज हमने सिलेक्ट किया एंड देन कैन वी गो फॉर अ फॉर लूप? अभी यहाँ पे हम फॉर ईच लूप भी डायरेक्टली यूज कर सकते हैं. सो कैन वी राइट फॉर वैर ओबी ऑफ, और इधर हमने क्या लिखा? एरे का नाम. एंड नाउ हियर we need a counter. So here can we write count equal to 0? Yes. तो इधर हमने अभी लिखा if ob dot checked और इधर हमें हर बार क्या करना है? काउंट की वैल्यू इंक्रीज करनी है, प्लस प्लस काउंट. अभी जैसे ही ये काउंट हमने इंक्रीज किया, अगर हम यहाँ पे आते हैं एंड इफ CNT इज इक्वल टू 2, जैसे ही 2 हो जाती है तो आगे की चेक करने की जरूरत है क्या? काउंट अगर 2 आता है तो आगे चेक करने की जरूरत है क्या? नहीं है. तो कैन आई राइट फ्रॉम हियर रिटर्न ट्रू? और अगर मैसेज रहेगा अभी हमने यहाँ पे एक TR टैग ऐड करना पड़ेगा और इसका जो इनर HTML रहेगा जो ब्लैंक हो जाएगा, बराबर. सो वी आर राइटिंग डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी इनर HTML इक्वल टू ब्लैंक एंड रिटर्न ट्रू. और अगर यहाँ से रिटर्न नहीं हुआ और वो फॉर लूप से अगर बाहर भी आ गया, मतलब काउंट कभी 2 हुआ ही नहीं. काउंट कभी 2 हुआ ही नहीं, बराबर. काउंट कभी 2 हुआ ही नहीं. तो यहां से हमें क्या करना है? इधर मैसेज क्या देना है? प्लीज सिलेक्ट 2 हॉबीज. मिनिमम 2 हॉबीज. और यहाँ पे अगर हमने लिखा रिटर्न फॉल्स, रिटर्न फॉल्स, तो विल इट टेक केयर ऑफ हॉबीज ऑल्सो, चेकिंग वेदर 2 हॉबीज सिलेक्ट किए हैं या नहीं. सो यस. हेलो मैम, एक क्वेश्चन था. यस, बोलो.
मैम वो हम मतलब वो जीरो दिए ना, CNT इज इक्वल टू 0, तो वो मतलब इंटीजर कब लेगा और स्ट्रिंग कब लेगा, वो कैसे डिसाइड होगा? अगर कोट्स में जाए तो स्ट्रिंग लेगा क्या? यस, यस, ओके एंड वी मैम। विल टॉक अबाउट दैट लिटिल लेटर। ओके ओके। अभी कोट्स डाले तो ये स्ट्रिंग बनेगा, कोट्स नहीं डाले तो नंबर होगा। ओके, so now here if I am running the program, अभी इधर हमने नेम डाला, एज डाला, सम एड्रेस, सम मोबाइल नंबर, सम ईमेल, सम डेट, और अगर हमने ये जेंडर, डिग्री एंड हॉबीज कुछ भी नहीं सिलेक्ट किया, सो यहाँ पे एरर मैसेज आ रहा है। इधर हमने शायद कॉल ही नहीं किया है ये फंक्शन, तो अभी हमने सिर्फ ये वैलिडेट हॉबीज का फंक्शन लिखा, बट वी नेवर कॉल दैट फंक्शन। तो यहाँ पे और एक फ्लैग डालना पड़ेगा, और फिर इधर लिखना पड़ेगा फ्लैग एंड फ्लैग 1 एंड फ्लैग 2, तीनों जब ट्रू होंगे तो ही हमें सबमिट करना है, राइट? और यहाँ पे हमें करना पड़ेगा वैलिडेट हॉबीज फंक्शन। तो ये सेव किया हमने। नाउ ओवर हियर इफ आई रन दिस, एंड नाउ इफ आई रन दिस, अभी भी मैसेज नहीं आ रहा है, वी विल चेक। अभी कभी डॉक्यूमेंट कभी का अगर, स्पेलिंग गलत है मैम। हाँ, एरर जब आता है तो यहाँ पे वो एरर मैसेज दिखाता है, बराबर। नाउ इट इज सेइंग दैट DUCUMENT नॉट डिफाइंड, और कहाँ पे एरर मैसेज है देखो, लाइन नंबर 50 पे। सो इज इट शोइंग मी फाइल का नाम, लाइन नंबर, एवरीथिंग इट इज शोइंग मी, राइट? सो इधर मैसेज यहाँ पे हमें ये करेक्ट करना पड़ेगा। तो अगर कहीं पे रन नहीं, कभी कभी रन नहीं हुआ, एंड देन यू कैन चेक दिस कंसोल विंडो कि कुछ एरर मैसेज आया है क्या। अभी मैंने जेंडर सिलेक्ट किया है, लॉगिन डाला, तो इज इट शोइंग मी प्लीज सिलेक्ट डिग्री। नाउ इट इज अगेन सेइंग मी अनकॉट टाइप रेफरेंस कैन नॉट सेट प्रॉपर्टी ऑफ नल, तो सेटिंग इनर HTML। अभी ये इनर HTML का प्रॉपर्टी को एरर क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने ये जो HBARR है ये दिया ही नहीं, नीचे एक TD डाला ही नहीं। तो ये डिग्री के लिए जैसे हमने ये TD एक्स्ट्रा डाला है, वैसे इधर हॉबीज के लिए भी डालना पड़ेगा, और इधर इसका नाम क्या करना पड़ेगा, HBERR। अदरवाइज कैन यू सी कैसे एरर मैसेजेस आते हैं इसमें कंसोल विंडो में? तो कभी भी एरर आया और आपके मर्जी के हिसाब से कोड नहीं रन हो रहा है, तो यू शुड ऑलवेज चेक कि एरर मैसेज कुछ इधर है क्या, कंसोल में एरर मैसेज है क्या, वो चेक करना है। नाउ सपोज आई एम सिलेक्टिंग सम वैल्यू and I am clicking on login. Now is it showing me message for all three? तो अभी अगर ये सिलेक्ट किया हमने और लॉगिन किया तो ये वाला एरर मैसेज चला जाएगा। अगर इधर कुछ सिलेक्ट किया और लॉगिन किया तो ये वाला भी चला गया। एंड अभी अगर हमने एक ही हॉबी सिलेक्ट किया तो भी आ रहा है, देखा? बट अगर हमने 2 सिलेक्ट किए तो इज दिस एरर मैसेज गोइंग अवे? तो अगर हमने मिनिमम 2 किए, मैक्सिमम कितने भी किए तो भी चलेगा। अभी लॉगिन किया तो एरर मैसेज नहीं आएगा। और अभी ये फॉर्म क्लियर क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हमने सबमिट नहीं किया है फॉर्म, हमने क्लिक इवेंट यूज किया है। अगर आपने फॉर्म सबमिट यूज किया और ये वैलिड डेटा, अगर एक बार आपने ये बोला कि ये डेटा वैलिड है, सर्वर को जा सकता है, then in that case it will submit entire thing to the server and the form will become empty. तो अभी ये फॉर्म क्लियर इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि हमने ऑन क्लिक इवेंट यूज किया है। अगर हमने यहाँ पे ऑन सबमिट इवेंट यूज करके अगर ये कोड कॉल किया तो ये वाला फंक्शन जो है वो हमें कहाँ एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, ऑन सबमिट में, ऑन सबमिट का फॉर्म में।
तो आइदर बटन रहेगा तो ऑन क्लिक लिखना है, टाइप सबमिट रहा ये बटन का तो फिर ऑन सबमिट लिखना है फॉर्म में. So have you understood how to write validation? Any questions anybody has? Line 46. ओके, ये लाइन क्यों लिख रहे हैं? अगर हमने ऋत्विक ये लाइन अगर नहीं लिखी तो क्या होगा? हॉबीज का अगर वो लाइन हमने नहीं लिखा एंड इफ आई एम रनिंग द कोड, तो अभी यहाँ पे हमने डाला नंबर और इधर एज डाला, कोई मोबाइल डाला, ईमेल डाला, डेट डाला. नाउ इफ आई एम क्लिकिंग ऑन लॉगिन तो मैसेज आ रहा है क्या? मैसेज आ रहा है क्या ऋत्विक? आ रहा है. अभी जेंडर में हमने वो ब्लैंक किया है, इसलिए जब मैं करेक्ट डेटा सिलेक्ट करूंगी तो ये एरर मैसेज चला गया. अभी यहाँ पे वापस मैंने सिलेक्ट किया तो ये एरर मैसेज चला गया. अभी इधर मैंने सिलेक्ट किया तो ये भी एरर ही है, तो मैसेज रहना ही चाहिए. अभी दो सिलेक्ट किए तो मैसेज रहना चाहिए क्या ऋत्विक? नहीं, बट रहेगा या नहीं रहेगा? ये क्यों रह रहा है? क्योंकि पहले मैसेज आया था, अभी हमने डेटा करेक्ट किया तो ये एरर मैसेज नहीं जा रहा है. सो नाउ दिस इज अ प्रॉब्लम. तो इसलिए अगर ये करेक्टली सिलेक्ट किया है तो ये एरर मैसेज हमें चला जाना चाहिए एंड उसके लिए फिर हमने ये वाला कोड लिखा है. राइट? अभी अगर हमें यहाँ पे फॉर ईच के जगह पे सिंपल फॉर लूप लिखना है इधर वैलिडेट हॉबीज में, तो कैसे लिखोगे? कैन यू पुट योर आंसर्स इन दी चैट बॉक्स? यहाँ पे अगर हमें नॉर्मल फॉर लूप लिखना है तो हाउ विल यू राइट? पुट योर आंसर्स इन दी चैट बॉक्स. Put your answers in the chat box. अगर हमें फॉर ईच की जगह पे सिंपल फॉर यूज करना है तो कैसे लिखोगे? तो कोड यही होगा, सिर्फ फॉर लूप लिखने का तरीका अलग होगा. सिर्फ यहाँ पे ओबी की जगह पे क्या होगा? HBARR ऑफ आई डॉट चेक, ये सिर्फ फर्क होगा. गॉट इट ओंकार? So this is how you will have to save the file. Now I am saving this file in the same folder by name. So over here अभी हमने ये जो बटन लिखा है वो कौन से टाइप का है? Type is equal to button. So because of that, whenever I'm running the code, are we staying on the same page?
तो अगर हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया, अगर मैंने पूरा डेटा करेक्ट डाला, पूरा डेटा अगर हमने करेक्ट डाला, now if I'm clicking on login, तो पूरा डेटा अगर हमने यहाँ पे करेक्टली लिखा, so it is saying illegal return statement, validate data is not defined. So line number 63 and 159. So I'm saving this file once again. तो अभी यहाँ पे हमने क्या किया है, टाइप इक्वल टू बटन लिखा है एंड ऑन क्लिक आर वी गिविंग कॉल टू वैलिडेट डेटा, और यहाँ पे हमारा वैलिडेट डेटा फंक्शन है जिसमें हमने कॉल क्या किया है, जेंडर, डिग्री एंड हॉबीज कॉल किया है, बराबर. नाउ लेट्स रीरन इट. एंड नाउ इफ आई क्लिक ऑन लॉगिन, क्यों नहीं आ रहा है? बटन टाइप है इसलिए नहीं, बटन टाइप है तो ऑन क्लिक अभी हमने किया ना रन, कुछ एरर रहेगा पेज में. सो हियर सम एरर इट इज शोइंग. ओके, तो हमने ये अभी फॉर लूप ऐड किया, तो ये फॉर लूप का ये बिगिन है, ये इफ का बिगिन एंड है इधर, और ये फॉर का है, और ये फंक्शन का है. ये फंक्शन का एंड इधर नहीं होना चाहिए था, फंक्शन का एंड हमारा इधर ही होना चाहिए था. तो ये फॉर लूप की वजह से एरर आ रहा था. सो नाउ हियर if I refresh the page and if I enter something, and now if I click on login, now is it working? अभी यहाँ पे जेंडर सिलेक्ट किया, लॉगिन किया, इज इट रिमूविंग द एड्रेस? अभी ये मैंने एमटेक सिलेक्ट किया और ये मैसेज चला जाएगा. अभी इसके बाद अगर मैंने 2-3 हॉबी सिलेक्ट किया तो ये वाला मैसेज भी चला जाएगा. बट फॉर्म क्लियर हो रहा है क्या? फॉर्म सबमिट हो रहा है क्या? पूरा डेटा वैलिड है तो भी फॉर्म सबमिट हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है. ये क्यों हो रहा है ऐसा? बिकॉज हमने टाइप जब बटन देते हैं और अगर हमारा ऑन क्लिक इवेंट होता है तो वी स्टे ऑन द सेम पेज. ओके, जब हम ऑन क्लिक लिखेंगे तो वी स्टे ऑन द सेम पेज. बट अगर हमने सबमिट किया तो क्या होगा, फॉर्म सबमिट होगा सर्वर को. एंड इसीलिए अभी ये जो रजिस्ट्रेशन 1 है, अभी इसी फाइल को मैं नाम देती हूँ registration2.html, और यहाँ पे इंस्टेड ऑफ टाइप इक्वल टू बटन, कैन वी सिलेक्ट टाइप इज इक्वल टू सबमिट? बट कैन वी सिलेक्ट साइज इज इक्वल टू सबमिट? तो यस. अभी ये जैसे ही टाइप सबमिट हो जाएगा तो ये जो ऑन क्लिक है ये यहाँ पे नहीं आएगा, और वो कहाँ पे होना चाहिए, फॉर्म में. सबमिट इवेंट हमेशा कहाँ लिखते हैं?
सबमिट इवेंट हम हमेशा कहाँ लिखते हैं? फॉर्म में। तो इधर अभी क्या लिखना पड़ेगा? ऑन सबमिट, और इधर वैलिडेट डेटा जब हम कॉल करेंगे तो इधर रिटर्न लिखना जरूरी है। ओके, अभी कोड वैसे ही रन होगा जैसे ही हम टाइप पे, ये बटन पे हम क्लिक एक्शन करेंगे। सिंस बटन का टाइप सबमिट है तो इवेंट कौन सा जनरेट होगा? टाइप अगर सबमिट है तो इवेंट कौन सा जनरेट होता है? सबमिट इवेंट। और सबमिट इवेंट हम हमेशा कहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे? फॉर्म पे। परफेक्ट। तो सबमिट इवेंट हम हमेशा कहाँ यूज करेंगे? फॉर्म पे। फॉर्म पे करेंगे। एंड इसीलिए यहाँ पे हमने क्या लिखा? फॉर्म में हमने क्या लिखा? ऑन सबमिट लिखा, और इधर हमने क्या लिखा? रिटर्न वैलिडेट डेटा। सो दिस इज हाउ वी आर राइटिंग ऑन सबमिट फंक्शन, और इसमें हमने यहाँ पे वैलिडेट डेटा फंक्शन कॉल किया, तो कोड एग्जीक्यूशन वैसे ही होगा। तो अभी ये वापस रजिस्ट्रेशन फॉर्म 2 को हमने अगर यूज किया इधर, तो वो एग्जीक्यूट एग्जैक्टली सेम वैसे होगा। सिर्फ फर्क क्या होगा? अभी ये जो डेटा हम डाल रहे हैं वो हमारा डेटा जो है वो सर्वर को सबमिट हो जाएगा व्हेनेवर वी आर यूजिंग login. So is it submitting the data and is it making this form clear? This is the difference between what? Submit and type is equal to button and type is equal to submit में ये फर्क है. Clear to all? So this is how you will have to write the validation. So we have seen that in JavaScript, अगर आपको मेनली जावास्क्रिप्ट जब हम यूज करते हैं तो कौन से साइड का वैलिडेशन हम करते हैं? We perform client side validation, and this is how we can perform the client side validation. अभी ये validation करते टाइम हमने फंक्शन जो यूज किया है वो कौन सा यूज किया है? गेट एलिमेंट बाय आईडी, या फिर कौन सा फंक्शन हमने यूज किया है? गेट एलिमेंट्स बाय नेम। अभी ऐसे ही अगर हमें सारे पी टैग का रेफरेंस लेना है तो और भी फंक्शंस, बहुत सारे फंक्शंस है इसमें। सो गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम इज ऑल्सो देयर, या फिर गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम इज ऑल्सो देयर। तो ऐसे काफी सारे फंक्शंस है, बाय नेम, बाय टैग नेम, बाय क्लास नेम, बाय आईडी। आईडी विल ऑलवेज गिव यू वन एलिमेंट, बट यहाँ पे सब जगह पे एस लिखना कंपलसरी है, बिकॉज दे विल गिव यू मल्टीपल वैल्यूज, और फिर उसका एरे हमें मिल जाएगा, एंड देन वी विल हैव टू नेविगेट थ्रू द एरे। तो कोई भी वैलिडेशन करने के लिए अगर आपको किसी भी HTML एलिमेंट का रेफरेंस चाहिए तो इसमें से कोई भी फंक्शन आप यूज कर सकते हो टू गेट तो ये फंक्शंस हम यूज करते हैं। अभी दूसरा हमने देखा था दैट HTML में, जावास्क्रिप्ट में हम वेरिएबल जब डिक्लेयर करते हैं तो या तो यूज वैर और लेट। तो अभी इसमें फर्क क्या है? लेट कब यूज होगा, वैर कब यूज होगा? तो वैर और लेट अगर आपने देखा तो उसमें डिफरेंसेस थोड़े से हैं, थोड़े से डिफरेंसेस हैं। तो पहला डिफरेंस है दैट वैर अलाउज अस डुप्लीकेट डिक्लेरेशन, whereas let doesn't allow us duplicate declaration. Let will allow us to only declare the variable once. तो अगर हमें ये वेरिएबल डिफरेंसेस देखने हैं तो डिफरेंसेस क्या है?
एक्चुअली इसमें और भी एक तरीके का वेरिएबल हम यूज कर सकते हैं, तो दैट इज कॉन्स्ट। ओके, अभी var जो है इसमें डुप्लीकेट डिक्लेरेशन इज अलाउड, और लेट जो है इसमें डुप्लीकेट डिक्लेरेशन इज नॉट अलाउड। तो लेट जो है वो ज्यादा स्ट्रिक्ट चेकिंग है, और अगर हमने वही वेरिएबल दोबारा वही नाम से अगर डिक्लेयर किया तो दिस विल गिव अस एरर। तो डुप्लीकेट डिक्लेरेशन इज नॉट अलाउड, यहाँ पे डुप्लीकेट डिक्लेरेशन अलाउड है, मतलब वो एरर अगर रहेगा तो समझ में नहीं आएगा। तो हो सकता है दैट हमें समझ में नहीं आए कि कहाँ पे एरर आ रहा है। कांस्टेंट डिक्लेरेशन ओनली वंस, तो एक ही बार हम उसको डिक्लेयर कर सकते हैं। अभी इसका वैल्यू कैन बी चेंज्ड, और इसका भी वैल्यू कैन बी चेंज्ड, और इसका वैल्यू कैन नॉट बी चेंज। सो कांस्टेंट जब भी हम डिक्लेयर करेंगे तो उसका वैल्यू बाद में हम चेंज नहीं कर सकते। और फर्क क्या है? सो var इज ग्लोबल वेरिएबल और फंक्शन स्कोप्ड, और फंक्शन स्कोप्ड, whereas over here variable is blocked scope. और इसमें भी वेरिएबल जो है वो कांस्टेंट में भी ब्लॉक्ड स्कोप है। सो वेरिएबल में और एक क्या है? सो होइस्टिंग ऑफ वेरिएबल इज देयर, और लेट में क्या है? होइस्टिंग डज नॉट ऑकर। तो दीज आर जनरल डिफरेंसेस व्हिच आर अवेलेबल इन द var एंड let। तो क्या मतलब है var और let में डुप्लीकेट डिक्लेरेशन इज नॉट अलाउड? जैसे कि सपोज यहाँ पे आपने एक स्क्रिप्ट टैग लिखा, और अगर आपका ये कोड काफी बड़ा है, अगर आपका ये कोड काफी बड़ा है, और इधर अगर मैंने लिखा var x इज इक्वल टू हेलो, ओके, var x इज इक्वल टू हेलो, और इसके बाद कहीं पे और नीचे अगर मैंने वापस var x इज इक्वल टू टेस्ट ऐसे लिखा, तो विल इट ओवरराइट द कोड ऑफ दिस x बाय टेस्ट? विल इट ओवरराइट द कोड? क्योंकि वेरिएबल का नाम एक ही है। बराबर, वेरिएबल का नाम एक ही है। सो इज इट गोइंग टू गिव अस एरर? इससे एरर आएगा क्या? एरर नहीं आएगा, एंड इट विल अलाउ अस टू कंटिन्यू द कोड। बट इसके बाद अगर हमने कहीं पे प्रिंट किया डेटा, सो सपोज हियर आई एम राइटिंग console.log, और इधर अगर हमने ये वेरिएबल x का डेटा प्रिंट किया, तो आउटपुट हेलो आएगा या टेस्ट आएगा? तो टेस्ट आएगा, कोई कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं होगा, एंड इट इज अलाउड। बट अगर यही कोड हमने इंस्टेड ऑफ राइटिंग इट लाइक दिस, अगर var की जगह पे हमने यहाँ पे let यूज किया, और यहाँ पे अगर हमने let यूज किया, तो ये एरर देता है। So at this line you will get error, redeclaration of variable is not possible. So is it more stricter checking than var? तो अभी करके देखते हैं। सो नाउ सपोज यहाँ पे हमने एक वेरिएबल, यहाँ पे एक फाइल बनाते हैं। So over here, if I am writing HTML,
और इसके अंदर अगर हमने लिखा एक हेड बॉडी टैग, और इसके अंदर अगर मैंने लिखा स्क्रिप्ट टैग. नाउ इफ यू सी ओवर हियर, वी आर डायरेक्टली राइटिंग स्क्रिप्ट टैग, एंड स्क्रिप्ट टैग में अगर मैंने लिखा var I इज इक्वल टू 10, var I इक्वल टू 20, और इधर अगर हमने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और अगर I लिखा, तो आंसर क्या आना चाहिए? और इधर अगर हमने प्रिंट किया I, तो वैल्यू क्या आना चाहिए? अभी ये अगर रन किया, ये अगर रन किया तो वैल्यू क्या आ रहा है? देखो इधर 20. अगर F12 किया तो कंसोल में भी देखो क्या दिख रहा है, 20 दिख रहा है. इट इज नॉट गिविंग एनी एरर. बट अगर हमने यहाँ पे लेट यूज किया, लेट x इक्वल टू 100, और रीडिक्लेरेशन करने की कोशिश की x इज इक्वल टू 200, क्योंकि अगर हमारा फाइल काफी बड़ा है तो हमने कौन से वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, कौन से नहीं किए हैं, दैट गिव्स अस एरर, दैट वी मे फॉरगेट. एंड इसीलिए अगर हमने लेट यूज किया तो इट इज अ स्ट्रिक्टर चेकिंग एज कंपेयर टू var. ओके अभी यहाँ पे रीडिक्लेरेशन हुआ है, सो विल इट गिव मी एरर? अभी ये पेज अगर हमने रन करने की कोशिश की, तो अभी यहाँ पे कैन यू सी आउटपुट नहीं आ रहा है क्योंकि एरर आ रहा है. अभी F12 में अगर कंसोल करेंगे तो इज इट सेइंग अनकॉट सिंटैक्स एरर, आइडेंटिफायर x हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड. तो अगर डुप्लीकेट डिक्लेरेशन हुआ तो लेट में एरर आता है, वेरिएबल में एरर नहीं आता है, var में एरर नहीं आता है. सो वी आर सेइंग रीडिक्लेरेशन इज अलाउड इन var, रीडिक्लेरेशन इज नॉट अलाउड इन लेट. ओके अभी और एक फाइल बनाती हूं. तो हमने क्या देखा? डुप्लीकेशन इज अलाउड. अभी दूसरा क्या है? var इज ग्लोबल एंड फंक्शन स्कोप, एंड लेट इज अ ब्लॉक स्कोप. मतलब क्या? अभी यहाँ पे अगर हमने लिखा var x इज इक्वल टू टेस्टिंग, ओके, और इधर अगर हमने लिखा इफ, अगर इफ के अंदर हमने इधर लिखा var एंड इधर अगर हमने लिखा लेट कोर्स इज इक्वल टू dbda, ये अगर हमने लिखा, अभी ये जो दो वेरिएबल है, आर वी डिक्लेयरिंग इनसाइड इफ ब्लॉक? ब्लॉक का मतलब क्या है? बिगिन और एंड के अंदर, राइट? किसी भी कर्ली ब्रेसेस के अंदर जब आप डिक्लेयर करते हो तो वो ब्लॉक बन जाता है. अभी इसके बाहर अगर मैंने लिखा console.log, और यहाँ पे हमने अगर वैल्यू प्रिंट किया कोर्स की, तो इसकी वैल्यू तो मिलेगी क्योंकि var इज अ ग्लोबल स्कोप या फिर फंक्शन स्कोप, और यहाँ पे तो हमने फंक्शन लिखा ही नहीं है, ये पूरा एक ही कोड है. ओके अभी यहाँ पे अगर हमने लिखा console.log कोर्स, और अगर हमने यहाँ पे लिखा console.log c1, तो क्या हम c1 ये ब्लॉक के बाहर यूज कर सकते हैं या इधर एरर आएगा? नहीं यूज कर सकते. तो जो ब्लॉक में हमने वो वेरिएबल डिक्लेयर किया है उसी ब्लॉक में हम यूज कर पाएंगे अगर आपने लेट यूज किया तो. बट अगर हमें वो ग्लोबल वेरिएबल बनाना है, एक्सेसिबल एवरीवेयर अगर बनाना है, तो देन ओवर हियर यू कैन यूज var.
Otherwise you can use let. So let is less secure as compared to var. So now here if I run this particular code, and if I say F12, is it giving error? That it is saying uncaught reference testing is not defined at var. So line 7 पे error आ रहा है. Okay. तो ये एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे कोट्स नहीं डाला फॉर टेस्टिंग पर्पस. So now can you see it is saying uncaught reference C1 is not defined. C1 is not defined. तो सिक्योरिटी वाइज ऐसा देखेंगे तो हम ऐसा कुछ ज्यादा नहीं बोल सकते कि लेट इज मोर सिक्योर एंड वैर इज लेस सिक्योर. ऐसा नहीं है. अभी हम डिक्लेयर वेरिएबल कहीं पे भी कर रहे हैं और हमें वो पूरे पूरे के पूरे प्रोग्राम में यूज करना है तो बेटर कौन सा है? वैर है. और अगर हमें विद इन दिस स्कोप एग्जीक्यूट करना है तो बेटर कौन सा है? लेट है. तो ऐसा कुछ नहीं है लेस सिक्योर, मोर सिक्योर, लेस यूजफुल, मोर यूजफुल. इट डिपेंड्स ऑन हाउ आर यू राइटिंग द कोड. var एंड let ये कीवर्ड है, डेटा टाइप नहीं है. var एंड let आर कीवर्ड, दीज आर नॉट डेटा टाइप्स. Are you with me? Are you with me? When you don't specify anything, by default it is var. Yes, अगर हमने var या let कुछ भी यूज नहीं किया है तो by default it is var, because var is available from the older version also. Okay. अभी दूसरा मुझे क्या दिखाना था? नाउ सपोज हियर आई एम राइटिंग console.log और इधर अगर मैंने लिखा a. ओके. और अगर हमने यहाँ पे लिखा var a is equal to demo, ऐसे अगर हमने लिखा, now have you noticed here we are trying to print a but declare और उसको वैल्यू असाइन हमने उसके बाद में किया है. ओके. यहाँ पे हम console.log a का वैल्यू दिखा रहे हैं बट वो डिक्लेयर और उसको वैल्यू असाइन हमने बाद में किया है. तो नाउ हियर यू कैन सी इट इज स्टिल शोइंग अनकॉट रेफरेंस C1. तो इसको हमें कमेंट करना पड़ेगा. अभी अगर हमने इसको रिफ्रेश कर दिया पेज को एंड इफ आई प्रेस F12, सो इज इट प्रिंटिंग a इज इक्वल टू अनडिफाइंड? एरर नहीं दे रहा है बट इज इट प्रिंटिंग a इज अनडिफाइंड? तो जब भी आप ये यहाँ पे डिक्लेयर करते हो वेरिएबल a इक्वल टू डेमो, तो ये डेमो का वैल्यू इधर एग्जीक्यूट होगा. बट एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन ये var जो है, ये var जो है वो इधर लिखा जाएगा लाइक दिस. इंटरनली इट विल हैपन एंड इंटरनली इसको अनडिफाइंड वैल्यू असाइन हो जाएगा, विच डजंट हैपन विथ लेट. तो इज इट पॉसिबल दैट यूज वेरिएबल फर्स्ट और उसके बाद उसको डिक्लेयर और डिक्लेयर करो और उसको यूज करो? तो क्या हम ऐसे कर सकते हैं? तो यस कर सकते हैं, बट ओनली व्हाट विल हैपन जब हम यहाँ पे var इक्वल टू डेमो लिखा है. सो दिस विल बी दिस वैल्यू विल बी अवेलेबल आफ्टर दिस लाइन गेट इज एग्जीक्यूटेड. बट उसके पहले अगर हमें ये वेरिएबल a को ब्लैंक बताना है तो देन यू विल हैव टू गो फॉर var. अभी दिस विल नॉट हैपन इन लेट. लेट में क्या होगा? एरर आएगा. So whenever you write something like this declaration gets shifted at the top. This is called as hoisting of the variable.
जैसे हम फ्लैग होइस्ट करते हैं तो फ्लैग क्या करते हैं, ऊपर डालते हैं, सो ऊपर लहराते हैं। तो ये var a इक्वल टू डेमो अपने लिखा है, बट ये एग्जीक्यूशन करने से पहले ही हमें क्या लिखना चाहिए था, आर यू गेटिंग द डिफरेंस बिटवीन var एंड let? तो दिस इज कॉल्ड एज होइस्टिंग। अभी जब आप ऐसे डिक्लेयर करोगे तो एग्जीक्यूशन के टाइम ये var a डिक्लेरेशन ऊपर जाएगा और इसका वैल्यू बाय डिफॉल्ट अनडिफाइंड होगा, एंड इसलिए यहाँ पे अनडिफाइंड आएगा। बट अगर हमने यहाँ पे लेट यूज किया तो ये अनडिफाइंड नहीं आएगा वैल्यू, बिकॉज लेट नेवर इनिशियलाइज द वैल्यू एट undefined. So can you see that over here it is giving us error message that a is undefined, cannot access variable a. So this is how you will have to use var and let, and this is called as अभी ये var a किया तो it is equivalent that you are declaring a on the top and फिर उसको use किया और फिर उसको value assign किया। तो this is called as hoisting of the variable. This is called as block scope variable. Let is block scope variable, और ये a जो हमने इधर लिखा है, this is called as hoisting of the variable. So these are basic differences which are available in let and var. तो क्या क्या है, duplicate declaration is not allowed, value can be changed, var is global variable और a function scope. तो ये वेरिएबल अगर हमने फंक्शन के अंदर डिफाइन किया तो हम इसको बाहर यूज कर सकते हैं, बिकॉज वेरिएबल से अगर हम जो डिक्लेयर करते हैं इट इज ग्लोबल स्कोप, whereas दिस वेरिएबल इज ब्लॉक स्कोप, तो ये ब्लॉक के अंदर ही एक्सेसिबल होगा। एंड होइस्टिंग ऑफ द वेरिएबल इज देयर, और इसमें होइस्टिंग डज नॉट हैपन एट does not happen and variable does not get initialized to undefined. So now what we will do, yes, for let and var value can be changed, constant के लिए नहीं कर सकते। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हमने यहाँ पे लिखा कॉन्स्ट j इज इक्वल टू 23 और लेटर ऑन अगर आपने यहाँ पे कहीं भी प्रोग्राम में j इक्वल टू 34 करने की कोशिश की तो ये एरर देगा आपको, क्योंकि आपने बोला है j इज अ कांस्टेंट एंड यू डोंट वांट टू चेंज द कांस्टेंट, एंड इसीलिए अगर ऐसे लिखा तो प्रोबेबली यू विल गेट एरर, क्योंकि हमने अभी यहाँ पे कांस्टेंट हमने यूज किया है, सो वैल्यू ऑफ कांस्टेंट विल नॉट बी चेंज्ड। So now if you see here in the F12, is it giving error, uncaught type error assigned to constant variable? Can you see the error message that we are trying to assign to a constant variable? So this will give you error. क्यों error आया? Value of constant cannot be changed. So this is the difference between var and let, and this is how you will have to do validation. So today will you try working on JavaScript assignment and try writing validation in the lab? I will share these demos with you. You can refer these demos and you can try writing code in the lab. So now it is 1:15. So we'll be starting at 2:15. Lab we will start at 2:15. And then you can start writing the code. Okay. So see you at 2:15.